हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 हिंदी बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र यानी कि बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर 2023 के एक नंबर वाले क्वेश्चन आंसर। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है सही विकल्प का चयन कर लिखिए, यानी कि जो सही विकल्प यानी कि जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को आपको यहाँ पे चयन करना है यानी कि चुनना है और उसको चुन करके यहाँ पे आपको लिखना है। तो इसके अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें बोला गया है बाल गोविंद भगत साहब मानते थे। तो जो बाल गोविंद भगत जी थे, जिनको हम बाल गोविंद भगत साहब बोलते थे, वो किन को मानते थे यानी कि किस गुरु को मानते थे। तो इसका आंसर है द कबीर। तो कबीर जी को बहुत ज़्यादा मानते थे। सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया है वह धीरे धीरे चलने लगा। इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। तो ये जो सेंटेंस दिया हुआ है वह धीरे धीरे चलने लगा, तो इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। तो क्रिया विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया यानी कि जो वहाँ पे काम हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है, जैसे कि खाना पीना देखना सोना, ये सब क्या है, काम है जो कोई इंसान या कोई भी कर सकता है। तो ये हो गया काम। तो इस क्रिया के बारे में अगर कोई विशेषता खासियत बताता है तो उसको हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है वह धीरे धीरे चलने लगा, तो यहाँ पे कौन सा क्रिया विशेषण का भेद यानी कि टाइप है। तो पहली बात, यहाँ पे क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है इसको पहचानना होगा। तो देखिए जो चलना है वो एक काम है, ठीक है। तो ये चलना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रिया, ये हो गया क्रिया। तो चलना कैसा हो रहा है, तो धीरे धीरे। तो ये जो धीरे धीरे चलना है ये खासियत बता रहा है इस क्रिया की। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा पहली बात तो, ठीक है। तो पहले ये पहचानना जरूरी है कि यहाँ पे क्रिया विशेषण का शब्द कौन सा है, तो धीरे धीरे। अभी कौन सा टाइप है, भेद क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब यानी कि रीतिवाचक। अभी रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्यों है, क्योंकि रीतिवाचक क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो क्रिया के होने की रीति को यानी कि तरीके को बताते हैं। तो यहाँ पे जो धीरे धीरे है वो चलने के तरीके को दिखा रहा है या बता रहा है। जैसे कि धीरे धीरे हो गया, तेज, ध्यान से, आराम से, ये सब क्या होते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका मतलब जो ये धीरे धीरे है ये कौन सा क्रिया विशेषण है, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये चलने के तरीके को, रीति को दिखा रहा है। ओके, क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे। तो देखिए जो बालक था, जो बच्चा था तारकेश्वर नाथ, तो उसके जो पिता थे वो उसको टीका लगाते थे। कौन सा टीका लगाते थे, तो इसका आंसर है स, जो कि भभूत का, ठीक है। तो भभूत का टीका लगाते थे। भभूत क्या होता है, कोई भी लकड़ी वगैरह जलाने के बाद जो राख बच जाती है उसको हम बोलते हैं भभूत, ठीक है। या किसी भी चीज़ के जलने के बाद जो चीज़ बच जाती है उसको हम बोलते हैं भभूत। तो जो बालक तारकेश्वर नाथ हैं उनके पिता उनको भभूत का टीका लगाते थे। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है रीतिकाल के कवि थे। तो रीतिकाल एक समय को बोला गया है। तो रीतिकाल के कवि कौन थे इन सभी में से, तो इसका आंसर हो जाएगा भूषण, ठीक है। तो जो भूषण जी थे वो रीतिकाल के कवि थे, यानी कि ये कवि उस समय पे प्रेजेंट थे और उस समय कविताएं लिखा करते थे। तो इसलिए रीतिकाल के कवि कौन थे, तो भूषण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है तुलसीदास की रचना है। तो तुलसीदास एक बहुत ही फेमस कवि है, उनकी रचना यानी कि उन्होंने क्या लिखे थे या जो उन्होंने लिखे थे उस किताब का नाम क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा स, विनय पत्रिका। तो विनय पत्रिका जो है वो किसने लिखा था, तुलसीदास जी ने लिखा था, यानी कि ये तुलसीदास जी की एक रचना है। सिक्स्थ क्वेश्चन में बोला गया है 10वें रस का नाम लिखिए, यानी कि 10वां रस कौन सा है इनमें से। तो देखिए आपको पता ही होगा कि 10 रस होते हैं। अगर मैं नाम से बताऊं सीक्वेंस से, तो पहला श्रृंगार रस, फिर हास्य रस, देन करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस और वात्सल्य रस। तो 10वें नंबर पे कौन सा रस आता है, तो मैंने अभी आपको बताया, तो उसमें क्या था, ऑप्शन द हो जाएगा वात्सल्य रस। तो 10वां रस कौन सा होता है, वात्सल्य रस। ये हो गया प्रश्न नंबर 1। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 में बोला गया है रिक्त स्थान में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो रिक्त स्थान यानी कि यहाँ पे आपके पास ब्लैंक्स दिए हुए हैं, जो सही विकल्प है, जो सही ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हर ब्लैंक के लिए दिए हुए हैं। तो जो सही ऑप्शन है वो आपको चुन करके यहाँ पे ब्लैंक में लिखना है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन में बोला गया है
संधि के ब्लैंक भेद होते हैं। तो जो संधि होता है, संधि यानी कि दो वर्णों के मेल को बोलते हैं संधि। तो संधि के भेद यानी कि टाइप होते हैं, कितने होते हैं? तो आंसर हो जाएगा पहला 3। तो 3 कौन कौन से टाइप होते हैं ये आपको पता ही होगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो संधि के 3 भेद होते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी ब्लैंक है। तो हिमालय एक पहाड़ का नाम है और इसकी सबसे बड़ी चोटी जो है वो किसको बोला गया है? वो है कंचनजंगा। तो आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। ओके, क्लियर है? कंचनजंगा आपको ये आंसर मिल जाएगा यहाँ पे, और ये पहले का आंसर 3 था। अब थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है सूरदास के ब्लैंक गुरु थे। तो जो सूरदास जी हैं, ठीक है, तो जो सूरदास जी हैं, तो सूरदास के कौन थे गुरु? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। तो सूरदास जी के जो गुरु थे वो वल्लभाचार्य जी थे। तो आंसर हो जाएगा ये सिंपली वल्लभाचार्य जी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में ब्लैंक मात्राएं होती है। ठीक है, चौपाई क्या है? एक तरह का छंद है। ठीक है, चौपाई क्या है? एक तरह का छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं और हर चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो ये होती है 16 मात्राएं। तो वही बोल रहा है कि चौपाई छंद के प्रत्येक पंक्ति यानी कि हर लाइन में कितनी मात्राएं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 16। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा 16। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला गया है प्रबंध काव्य के ब्लैंक भेद होते हैं। तो जो प्रबंध काव्य होता है, तो क्वेश्चन आता है प्रबंध काव्य क्या होता है? तो प्रबंध काव्य यानी कि कविताएं, वे कविताएं होती है, वे काव्य होते हैं जिसमें जो कथा होती है, जो कहानी होती है, वो एक सीक्वेंस से, एक लाइन से शुरू से आखिरी तक के क्रमबद्ध तरीके से चलते रहती है, यानी कि एक के बाद एक ऐसे चलते रहती है। तो प्रबंध काव्य इसको बोलते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे स्टोरी एक सीक्वेंस से एक के बाद एक चलते रहती है उसको बोलते हैं प्रबंध काव्य। तो प्रबंध काव्य के भेद यानी कि टाइप कितने होते हैं? तो इसके 2 टाइप होते हैं। ठीक है, मेन जो है वो 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य में एक इंसान के ऊपर पूरी स्टोरी लिखी होती है, उसके जीवन की पूरी स्टोरी होती है। खंड काव्य में उसके कुछ हिस्सों की ही कहानी होती है। तो प्रबंध काव्य के 2 टाइप होते हैं। हालांकि इसे यहाँ कितने टाइप होते हैं इतना ही है, आपको पता होना चाहिए कि महाकाव्य और खंड काव्य होते हैं। 6th क्वेश्चन में बोला गया है प्रतिमा बनाने वाले का नाम ब्लैंक था। प्रतिमा यानी क्या होता है? मूर्ति। ठीक है, तो मूर्ति बनाने वाले का नाम क्या था? तो आंसर था मोतीलाल। तो जो मूर्ति है, जो प्रतिमा है, वो किसने बनाया था? वो बनाया था मोतीलाल। तो इसका आंसर हो जाएगा मोतीलाल। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 3 में बोला गया है सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। तो यहाँ पे आपको सही जोड़ी जो है वो मिलाना है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो ये है गद्य की प्रमुख विधाएं। देखिए, गद्य की प्रमुख विधाएं जो है वो बहुत सारी होती है। नाम में क्लियर है विधाएं हैं, एक विधा नहीं पूछा गया। लेकिन प्रमुख यानी कि जो मेन विधाओं में आता है वो क्या होता है? तो वो होता है उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध। ये 4 सबसे मेन प्रमुख विधाएं होती है। तो इन चारों में से देखिए उपन्यास भी यहाँ नहीं है, कहानी भी नहीं है, नाटक भी नहीं है, लेकिन निबंध यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको मैच कर लेंगे सिंपल निबंध से। देन सेकेंड में बोला गया यहाँ पे लखनवी अंदाज। ये एक आपके सिलेबस में चैप्टर का नाम है। तो जो लखनवी अंदाज है ये एक चैप्टर का नाम है। तो इस चैप्टर को लिखने वाले राइटर का नाम क्या है? तो नाम है यशपाल, इसलिए इसको यशपाल से हम मैच कर देंगे। ओके, इतना क्लियर है? तीसरे में बोला गया अंधे की लाठी। तो अंधे की लाठी जो ये एक मुहावरा है, तो इसका अर्थ क्या होता है? तो अंधे की लाठी का मतलब होता है एकमात्र सहारा, जिसका कोई और सहारा नहीं बल्कि वही एक लाठी ही उसका सहारा है। तो अंधे की लाठी का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है एकमात्र सहारा। जैसे कि अंधा होता है कोई, अंधे की लाठी जो है वही उसका एकमात्र सहारा होता है, उसके बिना वो चल नहीं पाता, इसलिए इसका अर्थ क्या हो जाएगा? एकमात्र सहारा, सिर्फ एक ही सहारा। ठीक है। फोर्थ है मैं क्यों लिखता हूँ। ये आपके सिलेबस में एक चैप्टर का नाम है, मैं क्यों लिखता हूँ। तो इसके जो राइटर है, इसको लिखा किसने है? तो उसका नाम है अज्ञेय जी। ठीक है, तो मैं क्यों लिखता हूँ ये जो चैप्टर है, इसको लिखने वाले राइटर का नाम है अज्ञेय। ठीक है। देन नेक्स्ट है 5th वाला कामायनी। कामायनी जो है ये एक बेसिकली रचना का नाम है। तो कामायनी को लिखने वाले कौन थे? तो इनको लिखने वाले जो नाम थे, जो राइटर थे, वो है जयशंकर प्रसाद जी। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो कामायनी है किनकी रचना है? ये जयशंकर प्रसाद जी की बहुत ही फेमस रचना है। 6th क्वेश्चन में बोला गया है मानवीय क्रियाओं का आरोप, यानी इसका मतलब क्या है? मानवीय यानी कि मानव, मानव यानी इंसान। इंसान के जो क्रियाएं होती है, जो काम होते हैं,
अगर इंसान के जैसे कोई काम कर रहा है, उस पर हम आरोप लगा रहे हैं कि वो इंसान के जैसे काम कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मानवीकरण। क्या बोलते हैं इसको? मानवीकरण। इसलिए इसको मैच करेंगे मानवीकरण से। अगर मैं इसका एग्जाम्पल समझाऊं, जैसे मैं बोल रहा हूं कि बादल आए बन ठन के, या मेघ आए बन ठन के, तो बादल जो है वो इंसान तो नहीं है, मानव तो नहीं, लेकिन मानव के जैसे वो हरकत कर रहा है, बन ठन के आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं मानवीकरण। क्योंकि मानव की क्रिया का आरोप है कि वो मानव के जैसे काम कर रहा है, हम उस पर आरोप लगा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं मानवीकरण अलंकार। तो इस तरीके से आपको मैच द कॉलम करना है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न नंबर 4 में बोला गया है एक वाक्य में उत्तर लिखिए, यानी कि एक वाक्य में, यानी कि एक सेंटेंस में आपको यहाँ पे उत्तर लिखना है। तो चलिए 1 बाय 1 इनको देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है एक अनार 100 बीमार का अर्थ लिखिए। तो देखिए एक अनार और 100 बीमार का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है वस्तु की पूर्ति कम और मांग अधिक। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। देखिए अनार एक है, एक ही अनार है, लेकिन उसके पीछे 100 लोग उसको खाने के लिए पड़े हैं और खा खा के बीमार हो रहे हैं। तो एक अनार है, लेकिन उसके पीछे 100 लोग हैं पड़े कि वो अनार खाना चाहते हैं, तो इसको बोलते हैं एक अनार 100 बीमार। यानी कि देखिए अनार एक है, चीज़ कम है, तो वस्तु की पूर्ति कम है। देखिए अर्थ में वस्तु यानी वो चीज़ जो है उसकी पूर्ति, यानी कि जो सप्लाई है, जितना वो मिल रहा है वो बहुत कम है, लेकिन 100 लोग वेट कर रहे हैं उसका, यानी कि जो डिमांड है, जो मांग है, वो बहुत अधिक है। तो इसलिए अर्थ क्या हो जाएगा? एक अनार 100 बीमार का, वो हो जाएगा वस्तु की पूर्ति कम, यानी वस्तु जो है वो चीज़ है वो कम है हमारे पास, लेकिन उसकी जो मांग है, जो डिमांड है, वो बहुत अधिक है। ये हो जाएगा इसका अर्थ। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है भोलेनाथ के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रवाहित करते थे। देखिए तो जो भोलेनाथ थे, ठीक है, एक इंसान का नाम था, और जो उनके पिताजी थे वो गंगा नदी में, गंगा में यानी कि गंगा नदी में आटे की गोलियां बना करके प्रवाहित करते थे, यानी कि बहाते थे। तो कितनी आटे की गोलियां वो बना करके और उसके अंदर, नदी के अंदर बहाते थे, प्रवाहित करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 500, यानी कि वो 500 आटे की गोलियां बना करके गंगा नदी में डालते थे। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है। तो जो कवि निराला जी है, उन्होंने जो बादल हैं, बादलों की तुलना यानी कि कंपेरिजन किससे किया है? तो इसका आंसर है बाल कल्पना से। बाल यानी कि बच्चे की, कल्पना यानी कि जो कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं, जो वो सोचते हैं, उससे किए हैं। ठीक है, तो कवि निराला जी ने बादल की तुलना बाल कल्पना से, बच्चों की कल्पना से किए हैं। अभी कैसे किए मैं आपको समझाता हूँ कि जो बादल थे वो बहुत ही सुंदर थे और काले काले थे। ठीक है, तो कवि ने उनकी तुलना बाल कल्पना से इसलिए की क्योंकि जिस प्रकार बच्चों की जो कल्पनाएं होती है, बच्चे जो इमेजिन करते हैं, बच्चे जो सोचते हैं, वो बहुत ही मधुर यानी बहुत अच्छा मीठा सोचते हैं, बहुत मजा आ जाता है। और जो भी वो सोचते हैं वो पल पल बदलता रहता है, यानी कि हर पल कुछ और सोचेंगे, फिर थोड़ी देर में कुछ और सोचेंगे, तो अपने जो सोच है वो बार बार बदलते रहते हैं। इसी प्रकार जो बादल है वो भी बार बार अपना रूप बदलते रहते हैं, वो भी स्थिर नहीं होते, एक जगह एक जैसे हमेशा नहीं रहते। तो जैसे कि बच्चों की कल्पना एक जैसे नहीं होती है, हमेशा एक नहीं होती है, ऐसे बादल का रूप भी एक नहीं है। इसलिए कवि निराला जी ने बादलों की तुलना बाल कल्पना से की है। ओके, क्लियर है? फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है रस के कितने अंग होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि रस क्या होता है। तो जो रस होता है ना, किसी भी कविता को पढ़ने या देखने में जो हमें खुशी, जो आनंद, जो प्रसन्नता की जो अनुभूति होती है, यानी कि जो हमको खुशी मिलती है, उसको हम बोलते हैं रस। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि रस के कितने प्रकार होते हैं। तो बेसिकली रस के 4 प्रकार होते हैं। ये आपका सिंपल इतना ही आंसर हो जाएगा कि रस के कितने अंग, सॉरी प्रकार नहीं पूछा गया है, रस के कितने अंग होते हैं। तो रस के 4 अंग होते हैं। खैर मैं समझाता हूँ आपकी 4 अंग कौन कौन से होते हैं। एक होता है स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। तो ये 4 अंग होते हैं रस के, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। स्थायी भाव क्या होते हैं? जो रस को जन्म देते हैं, यानी कि कोई कविता हम पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ने के बाद जो हमारे मन में जो फीलिंग आती है, जो भाव आते हैं, उसको बोलते हैं हम स्थायी भाव, जो कि लंबे समय तक रहते हैं, जैसे कि प्रेम, हंसी, शोक, क्रोध, गुस्सा, उत्साह, भय, घृणा, आश्चर्य, ये सब क्या है? स्थायी भाव है। लेकिन ये जो भाव है जिस कारण से हमारे अंदर पैदा होते हैं, उन कारण को हम बोलते हैं विभाव। ये हो गया दूसरा अंग। तीसरा अनुभव क्या होता है कि जब हमारे अंदर में, इंसान के अंदर में जब स्थायी भाव पैदा हो जाते हैं तो यह जो स्थायी भाव के जागने के कारण शरीर के माध्यम से जो हम भाव दिखाते हैं, जैसे कि रोना, हंसना, गुस्सा करना, ये सब क्या है? अनुभव है। वहीं पे संचारी भाव क्या है? ये वो अस्थायी भाव है। अस्थायी क्यों बोल रहे हैं?
क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए हमारे अंदर में रहते हैं। हमारे अंदर ये भाव यानी कि फीलिंग्स जागते हैं और कुछ समय में मिट भी जाते हैं, तो उनको बोलते हैं संचारी भाव। यानी कि ऐसे अस्थायी भाव जो स्थायी भाव के साथ साथ जागते तो हैं लेकिन बहुत ही जल्द मिट जाते हैं, जैसे कि खुशी, चिंता, दुख, आशा, निराशा, ये सब क्या है? संचारी भाव। तो इस तरीके से रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है गद्य की 3 गौण विधाएं लिखिए। देखिए, तो जो गद्य होता है, गद्य यानी पैराग्राफ, तो जब हम इसको लिखते हैं तो अलग अलग इनकी विधाएं होती है, उन विधाओं में भी गौण विधाएं बताना है। तो देखिए, गौण विधाएं बहुत सारी होती है, जैसे कि निबंध हो गया, रेखाचित्र हो गया, संस्मरण हो गया, रिपोर्टाज हो गया, डायरी हो गया, बहुत सारे होते हैं। आप कोई भी 3 लिख सकते हैं। जो सबसे फेमस है वैसे तो निबंध, रेखाचित्र और संस्मरण है। उसके अलावा चाहो तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, संस्मरण, रिपोर्टाज और डायरी। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ कि संस्मरण क्या होता है। तो संस्मरण एक ऐसी विधा है जिसमें लेखक जो है वो अपने जीवन के किसी खास पल को स्मरण करता है, याद करता है और याद करके उसको लिखता है। इसलिए तो नाम बोला है, तो इसलिए तो नाम में लिखा है ना संस्मरण। स्मरण यानी कि उनको जो याद आता है, उनके साथ जो लाइफ में हुआ है उसको लिखते हैं, तो ये हो गया संस्मरण। सेकेंड है रिपोर्टाज, यानी क्या होता है, जो किसी इंसान के साथ कोई घटना घटी है तो उसके ऊपर जो यथार्थ है, जो फैक्ट्स है, जो सच्चाई है, उसको रिपोर्ट के रूप में लिखते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टाज। और डायरी क्या होता है, ये एक ऐसी विधा होती है जिसमें लेखक खुद के बारे में, उसके साथ क्या क्या हुआ डेली, रोज, वो सब वो उस डायरी के अंदर लिखता है, तो ये होता है डायरी। तो इस तरीके से बहुत सारी गौण विधाएं होती है, सिर्फ नाम लिखना था, आप कोई भी 3 लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है समास के कितने भेद होते हैं। तो समास जो है उसके कितने भेद यानी कि टाइप कितने होते हैं। तो देखिए, जब 2 पद आपस में मिलते हैं तो उससे मिलकर बनता है समास। तो समास के 6, यहाँ पे सिर्फ बताना है कितने भेद होते हैं, कितने टाइप होते हैं, तो 6। कौन कौन से होते हैं वैसे? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। तो ये होते हैं 6 समास के टाइप, ये आपको पता होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 5 में बोला गया है सत्य असत्य चयन कर लिखिए, कि ये सत्य यानी कि सही है या असत्य यानी कि गलत है, ये आपको चुन करके यहाँ पे लिखना है। 6 सेंटेंसेस दिए हुए, इनको पढ़ करके और देखते हैं कि सत्य है कि असत्य है, सही है या गलत है। तो इसमें पहला बोला गया है जो जीता न जा सके उसे अजेय कहते हैं। तो ये सत्य है। ठीक है, ये क्या है? ये सत्य है। क्यों है? बिकॉज जिसको जीत नहीं सकते हो ना, तो उसको हम अजेय बोलते हैं, और जिसको जीत सकते हैं उसको जय बोलते हैं। ठीक है, जय या विजय। तो जो जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है प्रेयर व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते हैं। तो ये असत्य है। आपके सिलेबस में एक चैप्टर है, उसमें आया था प्रेयर व्हील, एक चक्का होता है जो घुमाने से ऐसा माना जाता था कि आपके पाप धुल जाते हैं। तो जो भी प्रेयर व्हील को घुमाता है उसके पाप धुल जाते हैं, ऐसा उस चैप्टर में लिखा है। यहाँ लिखा है प्रेयर व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा, असत्य। ठीक है, सेकंड का आंसर देखिए लिखा हुआ है असत्य। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था। तो हिरोशिमा क्या है? एक जगह का नाम है। कहाँ का है ये प्लेस? ये है जापान। तो जापान देश का एक शहर है हिरोशिमा, वहाँ पे परमाणु बम गिरा था क्या? तो ये सही है, सत्य है, सच है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सत्य। क्लियर है? फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है मुख्य गायक के स्वर चट्टान जैसे भारी और गंभीर थे। तो ये सत्य है। जो मुख्य गायक है, मुख्य यानी कि मेन और गायक यानी कि सिंगर, तो जो मेन गायक है, जो मुख्य गायक है, जो मेन सिंगर है, उसका स्वर जो है, जो उसकी आवाज़ थी, वो एक बड़े से चट्टान के जैसे बहुत भारी थी और गंभीर यानी कि बहुत ही सीरियस थी। तो ये बिल्कुल सही है और सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है दोहा एक सममात्रिक छंद है क्या? तो ये असत्य, असत्य यानी कि झूठ, गलत। ठीक है, और ये फोर्थ वाला सत्य था। तो दोहा एक सममात्रिक छंद क्यों नहीं है? तो पहले तो हम समझते हैं कि सममात्रिक क्या होता है, अर्धसममात्रिक क्या होता है। देखिए, अर्धसममात्रिक छंद क्या होता है, जिसमें होते तो 4 चरण है, लेकिन पहले और तीसरे में सेम मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे में सेम मात्राएं होती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं दोहे की बात करूं तो दोहे में पहला और तीसरा चरण में 13-13 मात्राएं होती है और दूसरा और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। सभी में सेम मात्राएं होती है क्या? नहीं। तो अगर सेम मात्रा नहीं है तो ये सममात्रिक कैसे हो सकता है? वो तो अर्धसममात्रिक हुआ। अगर ऐसा कोई जैसे कि चौपाई हो गया या कोई और हो गया जिसमें मात्राएं जो है वो समान होती है हर चरण में, ठीक है, उसको बोलते हैं सममात्रिक। दोहा में सभी चरणों में मात्राएं
समान नहीं होती है। मैंने बताया पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती है। तो समान मात्राएं सभी चरणों में नहीं होती है, इसलिए दोहा जो है एक अर्ध सममात्रिक है, क्योंकि वहाँ पे सभी चरणों में समान मात्रा नहीं होती है। तो दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है, ना कि सममात्रिक छंद, इसलिए ये हो जाएगा गलत। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन है 6th वाला कि आदमी ने पहले पहल, तो यहाँ पे पहल नहीं आएगा, पहले ही आएगा, ठीक है। तो आदमी ने पहले पहले आग का आविष्कार किया था, तो ये सत्य है, सही बात है। जो आदि मानव लोग थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने, तो जो आदमी थे उन्होंने बहुत पहले पहले ही आग का आविष्कार कर लिया था, यानी कि आग को खोज लिए थे। तो बहुत पहले की बात है जो आदमी ने आग को आविष्कार कर लिया था, खोज लिया था, तो ये बिल्कुल सत्य है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।